अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझा था, उसकी डेफिनेशन को जो कि बुक में लिखी है वो तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। मैंने एक क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस को। लेकिन इससे पहले एक मरतबा आपको रिवाइज करवा दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के लिए काम करते हैं, यानी यूजर उनसे अपना काम परफॉर्म करवाता है, अपने टास्क कंप्लीट करवाता है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्म्स देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू हम इनको देखेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो किन किन चीजों को हमने लिखना है और किन किन चीजों को आपने ज़हन में रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो सबसे पहले बात करूं तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और एमसीक्यूज भी इसमें से आएंगे। एक एक करके हर एक को पढ़ते जाएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बाय द वे, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर की। नाम से ही जाहिर हो रहा है पैकेज है, यानी एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर है इसमें। अब ये एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर करेंगे क्या, इनसे ये यूजर के लिए काम करेंगे, यानी यूजर इनसे क्या करेगा, अपने काम परफॉर्म करवाएगा, अपने टास्क कंप्लीट करवाएगा। यूजर कौन है, आप और मैं, जो कि हम यूज करते हैं। जैसे आप गूगल को यूज करते हैं, आप गेम्स खेलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर में ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि इसको रिटेल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये कॉपीराइट अवेलेबल होता है। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, यानी जिसने इसे डेवलप किया है उसकी परमिशन के बगैर आप इसे यूज नहीं कर सकते, यानी उसकी परमिशन लेनी होगी फिर आप पैकेज सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिलेंगे और कहीं कहीं पे आपको परचेज भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम रिटेल सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है। कॉपीराइट का क्या मतलब, यानी जिसने इसे डेवलप किया है ना, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर आप उसका कोड या फिर उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, यानी मुख्तलिफ टाइप के यूजर के लिए ये अवेलेबल होता है। सिंपल एग्जांपल दूंगी इसकी कि एमएस वर्ड में आपको पता है हम वहां पर अपनी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसे एक स्टूडेंट भी यूज कर सकता है। यानी मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं वहां पर क्या करूंगी, मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी है तो मैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मैंने वहां पर एक रिपोर्ट लिखनी है तो मैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए दो मुख्तलिफ यूजर है, एक स्टूडेंट है और एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन दोनों ही एमएस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, यानी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ यूजर इसको अपनी नीड के मुताबिक यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट डेवलप फॉर पार्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है बल्कि इसे कोई भी यूज कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की। तो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस एक्सेल आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड की एग्जाम्पल आ जाती है। तो मैनी पैकेज सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल ऑन दी वेब, आप वेब पे जाकर वहां पर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सीडी में लाकर अपने पैकेज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स वगैरह में। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर के लिए अवेलेबल है। जब डिफरेंट टाइप यूजर आ गया तो इसका मतलब किसी भी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। फिर आपने इसकी कुछ एग्जांपल बता देने, दैट्स इनफ। तो ये चीजें आपने पॉइंट लिख लेने, की पॉइंट के। सबसे पहले ये डिफरेंट टाइप के लिए, डिफरेंट टाइप से ही आपको ज़हन में आ जाएगा ये पार्टिकुलर यूजर के लिए नहीं, और फिर इसकी एग्जांपल। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता है कस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब किसी पार्टिकुलर कस्टमर के लिए होगा या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। अब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी पार्टिकुलर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटीज होती हैं तो यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप लें उसे, तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए ही बना है, उसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी उसे यूज नहीं कर सकती। तो इट इज डिवेल्प टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। अब उस यूनिवर्सिटी की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी की सारी फुलफिल होंगी। वो डेवलपर को बताएंगे भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट, इसके मुताबिक आपने हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाना है। अब जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें एक ही
प्रोग्रामर भी हो सकता है, यानी एक सिंगल प्रोग्रामर ने कहा कि मैं आपको सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, आप मुझे रिक्वायरमेंट दें। अब हो सकता है वो सॉफ्टवेयर काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो वहां पर टीम भी हो सकती है प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर क्या होते हैं? जो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, जो प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं, उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन है, द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। पैकेज सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपने स्पेसिफिक अपनी नीड के लिए बनाने हैं, तो वहां पर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपने फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को याद रखने के लिए दो दो को कंपेयर करते जाना है, इजी रहेगा। जैसे पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर इजीली कंपेयर हो रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप यूजर के लिए, ये पार्टिकुलर के लिए है। ये आपको वेब पे भी मिल जाएगा अवेलेबल, और लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या, एक आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, जिसके लिए एक प्रोग्रामर हो सकता है उसको डेवलप करे या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर करे। उसके बाद हम चलते हैं अपने शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की तरफ। शेयरवेयर भी एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ये बड़ा चालाक सॉफ्टवेयर है, ये बड़ी एक होशियारी से समझ लें। जैसे कि आप जाते हैं गली बाजार में या किसी बाजार में, आप समझे वहां पर स्टॉल लगा है, तो वो कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीज मीठी है, ठीक है, या ये फ्रूट बड़ा मजे का, आप जरा चेक करके देखें। अंगूर समझ लें, चले सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अंगूरों का स्टॉल लगा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अंगूर बड़े मीठे हैं, ये एक दाना पकड़ के तो देखे, चेक करके देखे। वो क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम उसे चेक करते हैं, मीठे हैं तो फिर हम हो सकता है वो ले लें, हो सकता है, यानी चांस बढ़ जाते हैं उसको यूज करने के। बिल्कुल वही यहाँ पे तकनीक यूज होगी। ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है, अवेलेबल होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। वो कहते हैं यूज करके देखें इसी तरह, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के, कुछ वक्त के लिए आपको फ्री में देते हैं। क्यों देते हैं? कि यूजर इसको सर्टेन टाइम पीरियड तक यूज करे, फिर उसके बाद अगर यूजर इसको चाहता है कि मैं और यूज करूं, तो फिर यूजर भाई हमें अब पैसे दो, फिर वो क्या करेंगे, परचेज करें। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? should be uninstalled or removed from the computer if the user does not want to use it anymore। अगर यूजर चाहता है भाई मुझे नहीं और यूज करना, अब ये इतना भी अच्छा नहीं कि मैं इसके पैसे दूं, तो वो उसको अनइंस्टॉल कर सकता है, अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकता है। नॉर्मली शेयरवेयर सॉफ्टवेयर स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली व्हेन द टाइम पीरियड इज एक्सपायर। जारी बात है, जब टाइम खत्म हो गया, एक लिमिट थी कि भाई 2 दिन तक आप फ्री में यूज करें, उसके बाद वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसे परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो परचेज का मैसेज देता रहेगा। इस तरह से एक डाउनलोडर भी है, वो भी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ही है, उसको आप उससे डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में वीडियोस यूट्यूब से, लेकिन कुछ देर बाद वो कहते हैं कि अब इसे परचेज करें। इसी तरह बहुत से स्क्रीन रिकॉर्डर है, आपने अगर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज किया होंगे तो आपको पता होगा, वो भी थोड़े अरसे बाद कहते हैं कि अब हमें हमारे सॉफ्टवेयर को परचेज करें, पे करें इसके लिए, अगर आपने यूज करना है। तो इसी तरह शेयरवेयर क्या है? कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में अवेलेबल है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद। जैसे वो टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद आपको इसको परचेज करना पड़ता है, या फिर आपको इसे अपने कंप्यूटर से रिमूव करना पड़ता है अगर आपने इसको यूज नहीं करना। तो यहाँ पर बाकी जो चीज है ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि लार्ज नंबर ऑफ शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, और इसी तरह यूजर डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बताया कि इज अ वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय द यूजर फॉर एवेल्यूएशन पर्पस। सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोवाइड शेयरवेयर टू यूजर चेक एंड एवेल्युएट इट परफॉर्मेंस। यानी वो क्या करते हैं, वो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि यूजर उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके कि भाई हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, आप उसे परचेज कर लें अगर आपको पसंद है। बिल्कुल अंगूरों की तरह कि भाई अब हमारे अंगूर मीठे हैं, अगर अब आपको पसंद आ गए हैं तो अब इसे परचेज करें। अगर यूजर को पसंद नहीं आएंगे तो वो चला जाएगा उससे आगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीवेयर की। ये भी एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, लेकिन शेयरवेयर और फ्रीवेयर में फर्क इतना है कि इधर आपको परचेज नहीं करना पड़ना, आपको फ्री में मिलता है अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक, भाई उसे यूज ही करते जाए। तो फ्रीवेयर इज अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दी है डेमोडिक्स की, जो कि अंडर दिस कैटेगरी आती है, यानी एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इसकी भी आपको एग्जांपल मिलेगी। तो मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर प्रोड्यूस फॉर एजुकेशनल पर्पज, दिस प्रोग्राम आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। अब कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे भी है जो कि एजुकेशन पर्पज के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर एजुकेशनल पर्पज के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि वो आपको फ्री में नोट्स देंगे कि आप उन्हें नोट्स को यूज करें, फ्री में लेक्चर दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उसे यूज करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर।
तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने करना क्या क्या है। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये ज्यादातर आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अब फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की बात आ गई तो जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं सबसे पहले आपने उनको लिखना है, बड़ी बड़ी सी हेडिंग देके उनको पूरा करना है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है पब्लिक डोमेन से, तो ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि पब्लिक यूज के लिए डोनेट कर लिया जाता है। इधर कोई कॉपीराइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी आप फ्री में यूज कर सकते हैं बगैर डेवलपर की इजाजत के। तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट एनी कास्ट, यानी फ्री में सब कुछ मिल गया, जो कि पीछे हमें रिस्ट्रिक्शन में मिल रहा था। कहीं पे हमें फ्री में मिल तो रहा था लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड पे, फिर लिमिटेड टाइम पीरियड खत्म हुआ तो फ्रीवेयर में कॉपीराइट का इशू था। लेकिन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री है सॉफ्टवेयर, ना इस पे कोई कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है, फ्री में यूज करें। उसके बाद एक ओपन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है कि हम इसे यूज कर सके, कोड को मॉडिफाई कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके विदाउट एनी कॉस्ट। आपको एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल गया, आप उधर उसके कोड में जो मर्जी करें, ठीक है, आपको इजाजत है, खुली इजाजत है। एनीवन कैन मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, कोई भी इसकी इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर सकता है और फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजली कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट पर ये आपको अवेलेबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आराम से जाएं वहां पर मॉडिफाई करें इंस्ट्रक्शन को, सॉफ्टवेयर को, बाद में चाहे रीडिस्ट्रीब्यूट करें, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक डोमेन ओपन सॉफ्टवेयर ये दोनों क्या है, कॉपीराइट भी नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन की बात करूंगी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबा लिखा है जिसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, मैं जरा इसको आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगी। तो वेब एप्लीकेशन की बात करें या वेब ऐप की बात करें, ये भी एक सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि गूगल में हम जाते हैं तो हम वहां पर मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब जो वेब एप्लीकेशन होती है ये कहीं भी आपके कंप्यूटर या हैंडहेल्ड डिवाइसेस में इंस्टॉल होने की कोई जरूरत नहीं होती, आप इसे डायरेक्टली वेब पर जाकर यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता है रिमोट कंप्यूटर पर जो कि इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अब कंप्यूटर रिक्वायर्ड वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर चाहिए जहां पर आप इसे सर्च कर सकें, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ताकि आप उस वेब ऐप को यूज कर सकें। द यूजर कैन विजिट द स्पेसिफिक वेबसाइट एंड यूज द रिक्वायर्ड वेब ऐप। अब जो यूजर है वो हो सकता है एक से ज्यादा वेबसाइट पर जाए या डायरेक्ट एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाए, वहां पर जाकर वेब ऐप को यूज कर ले। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप वेब भी आप यूज कर सकते हैं अपने गूगल पे जाकर, वहां पर आप लैपटॉप में आप कहीं भी उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट जाते हैं व्हाट्सएप वेब लिखते हैं और अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप को यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल है। द यूज ऑफ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इज ग्रोइंग रैपिडली, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत सी ज्यादा बिजनेस सर्विसेज है जो कि आपको एक वेब के थ्रू दी जाती हैं और मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको फ्री में मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पर आपको परचेज करना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। तो ये दो तरह से आपको वेब एप्लीकेशन के आगे फायदे मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दी है तो आपने इन एग्जांपल्स को देख लेना है और इसको एक मरतबा पढ़ लेना है। लेकिन मेन चीज क्या है कि वेब एप्लीकेशन को आपको कंप्यूटर या अपने लैपटॉप या अपने हैंडल डिवाइसेस में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक वेब ब्राउजर के थ्रू सर्च करते हैं और स्पेसिफिक वेब पे जाकर उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन थी और यहाँ पर कुछ उसके फायदे नुकसान है, अब उनको देख लेते हैं। ओके जी, तो वेब जो है उसको हम कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और इसी तरह हम मोबाइल फोन या अदर डिवाइसेस के थ्रू भी वेब ऐप को यूज कर सकते हैं, और जो डाटा होता है वो ज्यादातर वेब ऐप का, वेबसाइट का, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये हर वक्त खुद ब खुद ही क्या होता है, अप टू डेट हो जाती है, हमें बार बार इसको इंस्टॉल या अपडेट नहीं करना पड़ता और इसके लिए कोई भी लोकल स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं होती, डायरेक्ट यूज होती है। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने नुकसान बताए हैं जो कि बहुत ही कम मेरे ख्याल में होते हैं, ज्यादातर इसके फायदे मेरे ख्याल में अच्छे रहते हैं। वेब ऐप की बात करें तो हो सकता है ये थोड़ी सी स्लो हो उनकी निस्बत जो कि लोकल हार्ड ड्राइव पर आपने स्टोर कर रखा है जिनको, ठीक है। और वेब ऐप की बात करें तो इसके फीचर थोड़े से कम हो सकते हैं और इस तरह इसकी फाइल साइज पे लिमिट हो सकती है। फाइल साइज क्या होती है, हर चीज का एक साइज होता है, इस तरह फाइल्स का भी साइज होता है जिनको हम मेगाबाइट टेराबाइट में डिफाइन करते हैं। तो हो सकता है उसकी साइज पर लिमिट लग जाए, भाई इससे बड़ी साइज की फाइल आप नहीं पुट कर सकते। तो यूजर वेब ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता एंड स्टोर द डाटा इफ द सर्वर गोज डाउन और इफ देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस। अगर इंटरनेट ही नहीं है तो वेब ऐप को यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल ऐप को आप यूज कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे मोबाइल
मोबाइल ऐप होंगी जहाँ पर आपको PDF में नोट्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पर आपको ऑफलाइन गेम्स अवेलेबल होंगी, तो वो क्या, वो इंटरनेट के बगैर भी आप उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन वेब को आप इंटरनेट के बगैर यूज नहीं कर सकते, और ना तब यूज कर सकते हैं अगर आपका सर्वर ही, सॉरी आपका नहीं, अगर उसका वेब का सर्वर ही गोज डाउन हो गया, ठीक है, वही काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर लूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर यूजर कंट्रोल से आउट हो जाए डाटा। तो ये कुछ आपने एक दो कर लेने, ज्यादा नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक को ही डिफाइन करते नहीं जाना, आपने थोड़ा थोड़ा हर एक का बताते जाना है इन्फॉर्मेशन जो मेन मेन है। तो एक दो इसके कर लें और दो इसके कर लें, और मेन इसकी आपने इन्फॉर्मेशन लिख देनी है कि वेब एप्लीकेशन क्या है या वेब सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद मोबाइल ऐप पे आएंगे, जो कि आप में से हर कोई ही यूज करता है मोबाइल ऐप्स को। तो मोबाइल ऐप्स क्या है, जो हैंडल डिवाइसेस पर, स्मार्टफोन पे, टैबलेट, कंप्यूटर या मीडिया प्लेयर पर डाउनलोड होती है, हम उनको इंस्टॉल करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपने मोबाइल पर यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गेम्स है, या आपने कोई और ऐप डाउनलोड कर रखी है, एक्सरसाइज के रिलेटेड ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो वो सब क्या है, वो मोबाइल ऐप्स ही तो है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स की आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और हम इनको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल भी करते हैं। ज्यादातर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी, लेकिन कुछ को आप परचेज करना पड़ता है, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं उनको आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको मोबाइल ऐप्स ऐसी अवेलेबल है जो कि गेम्स हो सकती है, इंटरनेट इंटरटेनमेंट ऐप्स हो सकती है जिसमें आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड ऐप हो सकती है, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, या बिजनेस के रिलेटेड जैसे कि हमारे यहाँ अलीबाबा है या अमेजोन वगैरह, तो इस तरह की ऐप हो सकती हैं, कैलेंडर्स के या कम्युनिकेशन ऐप ETC। अब कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्या आ सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप है या जूम ऐप है, तो इस तरह की आ सकती है। तो बैंक आल्सो प्रोवाइड मोबाइल ऐप, आप मुख्तलिफ मोबाइल बैंकिंग ऐप देख रहे होंगे, अगर आपने अपने मोबाइल में यूज की होंगी, आप घर बैठे अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, आप अपने बिल पे कर सकते हैं, तो वो सब किसके थ्रू हो रहा है, मोबाइल ऐप के थ्रू हो रहा है। तो ज्यादातर जो हैंडल डिवाइसेज होती हैं वो वेब ऐप भी होती है और मोबाइल ऐप भी होती है। फर्स्ट एग्जांपल दूंगी व्हाट्सएप की, आप मोबाइल ऐप पे भी यूज कर सकते हैं, आप वेब ऐप पे भी इसको एज अ यूज कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक है, तो द डिफरेंस इज दैट वेब ऐप रन ऑन रिमोट कंप्यूटर वेयर एज मोबाइल ऐप रन फ्रॉम द हैंडल डिवाइसेज। ये किस पे रन करेगी, हैंडल डिवाइसेज, जिस डिवाइस में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वेब आपको रिमोटली आप उसको यूज कर सकते हैं। गेम इंटरटेनमेंट सीम टू डोमेन मोबाइल ऐप वेयर एज शॉपिंग एंड सोशल ऐप डोमिनेट दी वेब ऐप कैटेगरी। यहाँ पर उन्होंने जरा थोड़ी सी कैटेगरी बना दी, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं बनानी चाहिए, आप सिर्फ इसे पढ़ लें कि जो गेम्स या इंटरटेनमेंट होती है वो ज्यादातर मोबाइल ऐप होती हैं, और जबकि शॉपिंग या सोशल ऐप के लिए वेब ऐप कैटेगरीज का यूज किया जाता है। लेकिन आपको ये दोनों कैटेगरीज मिल सकती है, आप वेब ऐप पे जाके गेम्स भी खेल सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा सीरीज मिल जाएंगी जो कि वेब ऐप के थ्रू आप ज्यादा इजीली देखते हैं बजाय मोबाइल ऐप के। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप जाके वेब सीरीज देखना शुरू कर दे, बल्कि आपको क्या देखना है, आपको मेरे चैनल के मजीद लेक्चर्स देखने हैं, और अगर आपको मजीद देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। अब यहाँ पर आ गया है कि आप इंस्टॉल कैसे करते हैं मोबाइल। आपको पता है, आप ऐप अपने प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहां से इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह एप्पल का है तो ऐप स्टोर पर जाएंगे, और आपकी अपनी कोई गैलरी का स्टोर है तो वहां से जाके आप उनको क्या करेंगे, सिंपल सर्च करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, बाआसानी। तो बाआसानी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम रन कर सकते हैं, जिनको बाआसानी रन कर सकते हैं। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ऐसे डिवाइसेस जिनको हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि यूएसबी है, तो यूएसबी को आप अटैच करते हैं फिर रिमूव भी कर लेते हैं। इसी तरह कंपैक्ट डिस्क है, तो यूएसबी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूएसबी में आपने रख ली है और आसानी से अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अटैच करें और इन सॉफ्टवेयर को रन करवा दें। अब उन्होंने कहा कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, ये हर कंप्यूटर पे ऑलमोस्ट रन हो जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डाटा स्टोर नहीं होता हार्ड डिस्क वगैरह में, ये डाटा है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, या कब कितनी बार सॉफ्टवेयर को यूज किया गया, मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन डाटा कहते हैं। देयर इज नो नीड टू इंसर्ट एनी एंट्रीज इन विंडो रजिस्ट्री बट अबाउट द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को हम आसानी से सिर्फ यूएसबी में रखते हैं और कंप्यूटर के साथ अटैच करके डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने एग्जाम्पल बता दी है, हमने एक या दो एग्जाम्पल लिख देनी है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी चीज की जब आपने एग्जाम्पल लिखनी होती है तो आपने ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देनी होती है,
फॉर एग्जाम्पल, बल्कि आपने एग्जाम्पल की एक मार्कर के साथ हेडिंग देनी, उसके बाद आपने एग्जाम्पल का नाम लिखना है। तो आज के लिए हमने फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, अपडेट, और ये 2 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अगर इनमें कोई मसला हुआ तो बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में अगली वीडियो को हम प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको इनकी समझ ना आई तो कमेंट में जल्दी बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो इन पे बना दूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।